Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. सर, सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं। सर मेरे पापा फार्मर है और सर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो सर उनकी कंडीशन सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ही पास है। और सर अगर मैंने कोई गोल सेलेक्ट किया है और सर मैं डर के चला जाऊंगा या नर्वस होकर चला जाऊंगा, ये सोचूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर और कौन करेगा? क्योंकि सर जिसका सिलेक्शन होता है वो भी तो कोई एस्पायरेंट ही होता है। तो अभी मैं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं नीतीश नाग सर का, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन निकाला। तो अभी उनके सफर के बारे में उन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वागत है नीतीश सर आपका। गुड इवनिंग सर। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा और आपको रिजल्ट में दिख गया कि यस आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपको बैंक अलॉट हो चुका है, तो उस टाइम आपकी रिएक्शन कैसे थी? और ये न्यूज जब आपने अपने घर वालों को बताया तब उनका क्या रिएक्शन? सर इस बार का आईबीपीएस क्लर्क जो था वो पिछले बार के एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट था। इस बार की रीजनिंग थोड़ी ट्रिकी आई थी। तो सर जब मैं सेंटर से निकला था तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि मुझे उतना बिलीव नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है। जब रिजल्ट डेट थी उससे एक दो दिन पहले मैं यूट्यूब पे कट ऑफ भी चेक कर रहा था, एक्सपेक्टेड कि क्या मैं इस रेंज में आ सकता हूँ। और सर फिर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे लगा शाम को आएगा, तो मैं सुबह सो रहा था अपना सुबह शेड्यूल पूरा करके। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के कॉल आए कि आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए। तो मैंने एक तरह से नींद में ही चेक किया था वो रिजल्ट। और जब मैंने पहली लाइन पढ़ी, वी आर ग्लैड, उसके बाद मैंने वो पूरा पैराग्राफ छोड़ के लास्ट वर्ड पढ़ा कि एटलीस्ट बैंक कौन सा ये देख लिया जाए। और उसी नींद में मैं भागता हुआ अपनी मम्मी के पास गया था, उनके पैर वैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर पापा के पास गया और उसके बाद फिर पूरी फैमिली के पास, फिर सबको कॉल किया, सबसे बात की एंड इन्फॉर्म एवरीवन। लाइक इट वाज लाइक अ मैजिक हैपनिंग देयर। बहुत बढ़िया। तो इससे अच्छी नींद खुलने के लिए क्या न्यूज हो सकती है? यस, तो डेफिनेटली तो जाहिर सी बात है इसका सेलिब्रेशन वगैरह एकदम अच्छे से चल रहा होगा। फाइनली आपने जो एफर्ट्स लिए थे उन्हीं का वो रिजल्ट था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कब पास आउट किए? सर मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है और सर मैंने 2020 में पास डिग्री ले ली थी। मतलब सर मेरी यूनिवर्सिटी का सेशन थोड़ा सा लेट था, ऑल्दो एक ईयर, इसलिए 2020 लग गया था। ओके। तो मतलब बीएससी ऑनर्स करने के बाद ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि अभी बैंकिंग में करियर करना चाहिए और आपने एग्जामिनेशंस देना चालू किया? सर मेरा शुरू से टारगेट था एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का। और सर सबसे तेज जो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है वो बैंकिंग होती है। सर 6 महीने के अंदर आपको चेयर मिल जाती है जहाँ आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा पर्पस ये था कि जितनी जल्दी हो पाए मैं कोई एक जॉब सिक्योर कर लूँ, जिससे मैं एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो मतलब एक स्थिरता आ जाए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे गोल्स पे फोकस कर पाऊँ, बैंकिंग में ही कुछ और आगे कर पाऊँ। ओके, मतलब फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपने बैंकिंग करियर चूज किया है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जरा जानते हैं कि आपने इससे पहले कोई एग्जामिनेशन दिया था आईबीपीएस क्लर्क से पहले, या आईबीपीएस क्लर्क ही आपने दिया हुआ पहला एग्जामिनेशन? सर मेरा पहला एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी पीओ था जो सितंबर में हुआ था, लेकिन वो मैंने बस ट्रायल बेसिस के लिए भरा था। मतलब जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं और अपने आप को टेस्ट करते हैं, वाटर टेस्टिंग, मैंने वैसे ही किया था। और मैं थोड़ा कोविड को लेकर नर्वस था और सर कंप्यूटर से उतना फेमिलियर नहीं था। मुझे सेव एंड नेक्स्ट जैसे ऑप्शंस का उस समय उतना अच्छा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं मॉक्स देता था मोबाइल पे। तो इन सब चीज़ों की वहाँ थोड़ी गड़बड़ी हुई और आई कुडंट क्रैक इट, एंड देन आई चेंज माय स्ट्रेटजी एंड द रिजल्ट्स आर देयर। तो अभी आपने बोला कि आरआरबीपीओ आपने पहला एग्जामिनेशन दिया बट समहाउ आप वो क्लियर नहीं कर पाए, आपने स्ट्रैटेजी चेंज की
तो अभी मुझे यही जानना है कि एक एस्पिरेंट से लेके सिलेक्टेड कैंडिडेट का ये आपका जो सफर है, इसके बारे में आप अपने सफर के बारे में क्या करें? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नींद में एक सपने से दूसरे लेवल तक चले गए। मतलब सर ये बिलीव नहीं होता है कि अगर आज मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ जो कुछ मंथ पहले प्रिपरेशन में लगा हुआ था। सर होता क्या है ना कि हम या जो बाकी एस्पायरेंट्स हैं वो सब एक ही साइड दौड़ते हैं, मतलब हम एक दूसरे को ही फॉलो करते हैं, इसको भेड़ चाल बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि मैंने किसी से सुन लिया कि ऐसे प्रेप करनी है, किसी ने किसी और से सुन लिया, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, हम अपने वीक पॉइंट्स अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं ढूंढते हैं, हम दूसरों को फॉलो करते हैं। हो सकता है जो एक चीज दूसरे के लिए वर्क कर रही हो हम नहीं करें। तो और यही स्ट्रेटेजी मैंने चेंज करी। मैंने आरआरबी पीओ एग्जाम के बाद अपने को इंट्रोस्पेक्शन किया कुछ देर बैठ के कि मेरे में कहाँ कमी है। जो मुझे गाइड कर रहे हैं उनको थैंक यू, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों अलग हो सकते हैं। मैंने ये इंट्रोस्पेक्शन किया, उसके बाद फिर सर उस पर वर्क किया जहां मैं वीक हूँ। तो अभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे किया। शुरुआत रीजनिंग से करते हैं। तो रीजनिंग में जब आपने पहला पेपर दिया तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और उस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स लिए? सर बैंकिंग की रीजनिंग बाकी सारे एग्जामिनेशन से टोटली डिफरेंट होती है, और मेरा तो मानना है कि बच्चों के पेपर यही बिगाड़ती है प्रीलिम्स में। रीजन बीइंग कि यहाँ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जैसा एक टॉपिक आता है जिस पर आपकी मास्टरी नहीं है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं बाकी दूसरे सेक्शंस को मिला के भी। तो सर रीजनिंग में मेरा क्या टारगेट था कि मैं डेली कम से कम 10 से 12 पजल सॉल्व करूं, और हर टाइप की पजल्स सॉल्व करता हूँ। साथ ही साथ जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को भी मैं जैसे जैसे कवर करता जाऊं अपने डेली शेड्यूल में उनको ऐड करता जाऊं। जैसे मैंने सिलोजिज्म कर लिया तो उसके भी 10 क्वेश्चन मैं डेली करता था। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के 10-10 या 15-15 क्वेश्चन मैं करता रहता था। इसका बेनिफिट सर ये मिलता है कि हम सारे क्वेश्चन के टच में रहते हैं। सर टच में रहने से क्या होता है कि हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, और हम अचानक से फिर कोई टॉपिक जब नहीं कर रहे होते हैं और उसको फिर हम दोबारा करते हैं एग्जाम टाइम, तो वहां हमारी उतनी स्पीड नहीं आ पाती है। और मेरा यही मोटिव था कि जो बाकी कैंडिडेट्स नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम जितने बच्चों से मैंने बात की थी वो पजल और सीटिंग करते थे, एंड आई न्यू कि अगर मिसलेनियस में मैंने टाइम बचा लिया तो मैं पजल और सीटिंग को टाइम दे पाऊंगा। तो सर मेरी ये स्ट्रेटेजी थी रीजनिंग की। ओके, तो रीजनिंग में आपने मिसलेनियस को रेगुलर प्रैक्टिस में रखकर स्पीड एंड एक्यूरेसी और पजल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हासिल किया। यस सर। ओके, तो अभी जरा मैथ्स पे चलते हैं। तो मैथ्स में आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस और वहां से इंप्रूवमेंट आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर आरआरबी पीओ में मैथ्स का जो पेपर था वो डुएबल था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो पेपर इजी था और कर सकते थे। सर वहां मुझे इशू हुआ था कि मैंने ऑप्शन को सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, मैं मोबाइल फॉर्मेट से ही चल रहा था, तो उससे मेरे ऑप्शन सेव नहीं हुए थे और मैं नर्वस हो गया था सर। लेकिन वहां से मैंने एक चीज सीख ली कि बैंकिंग एग्जाम की मैथमेटिक्स में आपकी डीआई और कैलकुलेशन और प्लस अरिथमेटिक का बहुत बड़ा रोल है। अगर अरिथमेटिक आपने सही कर ली तो आपकी मेंस में भी हेल्प है, और डीआई मास्टरी कर ली तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की राह आसान हो जाती है। यस, तो अभी इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश में आपने क्या क्या एफर्ट्स लिए। सर बैंक की इंग्लिश और एसएससी रेलवेज या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें डिफरेंस होता है, और डिफरेंस इतना होता है कि बैंक की इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होती है। बैंक इंग्लिश में आपसे ग्रामेटिकल नॉलेज उतनी नहीं भी पूछी जाएगी, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज टेस्ट होती है कि आप इंग्लिश समझ पानी या बोल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश में 10 नंबर का तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मिलता है, साथ में आपको वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब भी आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी वोकैब से हो सकता है। तो सर मेरा मेन फोकस था कि मैं अपनी रीडिंग स्किल्स को बेटर करूं। मैंने न्यूज़पेपर्स फॉलो किए, एडिटोरियल्स पढ़े, और सर मेरी हैबिट है एक्टिव रीडिंग की। मैं गूगल फीड्स पढ़ता रहता हूँ या इंग्लिश मूवीज भी देख ली तो उस पर सबटाइटल्स ऑन करके देखता हूँ, जिससे सर एक हैबिट बना ली, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है,
सब्जेक्ट नहीं है, और लैंग्वेज जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश, हम जितनी हैबिट बनाएंगे वो सही हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट इसको सब्जेक्ट की तरह लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। चलो, तो एस्पिरेंट्स को यही कहना है, जिनको भी इंग्लिश में परेशानी है, सब्जेक्ट की तरह नहीं लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नीतीश सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों के लिए कुछ अलग रवैया रखा था, कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी, आपने मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन के टाइम तो एक साथ ही प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन मेंस और प्रीलिम्स में एक डिफरेंस होता है कि मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपके कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करता है, लेकिन एक दो लेवल ऊपर ले जाके। अगर मैं बात करूं जैसे क्वांट की, तो क्वांट में मेंस में आपको अरिथमेटिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो अगर किसी बच्चे ने प्रीलिम्स और मेंस दिमाग से हटा के केवल अपनी अरिथमेटिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है हाईएस्ट लेवल तक के लिए, तो उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बेनिफिट होता है। और सर ये सब्जेक्ट वाइज चेंज भी होता है, जैसे रीजनिंग में न्यू पैटर्न कोडिंग हो गया या इनपुट आउटपुट हो गया, ऐसे टॉपिक्स केवल मेंस में आते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने प्रीलिम्स के टाइम पढ़ तो लिए थे, लेकिन मेरा मेन फोकस था प्रीलिम्स के टॉपिक्स को मास्टरी करने पे। उसके बाद जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मैंने इन सारे टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस देना स्टार्ट कर दिया। और सब मेंस के लिए मेरा जो मानना है वो है कि आपकी मेंस क्लियर करवाती है आपकी इंग्लिश और करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर्स का जितना बड़ा रोल है उतना मेरे हिसाब से किसी का नहीं है, क्योंकि सर हमारी गलती होती है कि हम प्रीलिम्स के बाद करंट अफेयर पढ़ते हैं, और सर वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 6 महीने की करंट अफेयर या 7 महीने की 20 दिन में पढ़ के बैठ जाएं। अगर हम वो करना भी चाहेंगे तो हम बाकी 3 सब्जेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और सर ये फिर सेल्फ गोल जैसे ही होता है। ओके, तो बहुत सही कहा नीतीश सर आपने कि करंट अफेयर्स का रोल सिलेक्शन में बहुत बड़ा होता है। तो अभी अगला सवाल इसी पे है मेरा कि आप करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर किया? सर करंट अफेयर्स के लिए आप 2-3 वेज हो सकते हैं, और ये सब पे वेरी करेगा, सबकी स्ट्रेटेजी अलग। सर मैंने क्या किया था कि मैंने वीडियोस फॉलो किए थे, साथ में पीडीएफ्स की थी इनसे, और वीकली रिवीजन करता था मैं। अगर मैंने हफ्ते में 6 दिन करंट अफेयर पढ़ा है तो 7वें दिन में पूरी करंट अफेयर एक बार रिवाइज करता था और उसका टेस्ट देता था, और साथ में मंथली टेस्ट भी देता था, और मैं नोट्स बना के रखता था। जिससे एग्जाम टाइम क्या होता है कि सर हम सारी पीडीएफ ओपन तो नहीं कर सकते ना, एक एक करके पढ़े, तो अगर किसी एक जगह सही से लिखा हुआ हाईलाइटेड है तो हमारी ज्यादा हेल्प करता है। और करंट अफेयर में क्या है कि जितने रिविजन होंगे उतना बेटर होगा, मल्टीपल रिविजन बेटर रिजल्ट देंगे। डेफिनेटली। तो रेगुलर बेसिस पे आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है और उसका रिवीजन भी टाइम टू टाइम आपने किया। तो ये तो अभी हमने आपके पढ़ाई के स्ट्रेटेजी के बारे में जान लिया कि आपने सारे सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़े थे। अब जरा एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि क्या होता है ना, एस्पिरेंट के साथ ये बहुत बार होता हुआ मैंने देखा है कि एस्पिरेंट पढ़ता है और प्रैक्टिस के टाइम पे उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, बट जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपने पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या रखी थी, और वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद जो प्रेशर आता है उससे आपने कैसा हैंडल किया? सर आरआरबीपीओ का तो मैंने आपको बताया ही। उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी में अपना इंक्लूड किया कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे पहले बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। जब हम सर सेंटर पे एंटर करते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी भीड़ होती है, हम सबसे पहले भीड़ को ही देख के नर्वस होते हैं कि इतने सारे बच्चे तो मेरा ही नंबर क्यों आएगा, मैं ही क्यों सेलेक्ट होऊंगा। दूसरी बात, जब हम सेंटर बैठे होते हैं सर हमारा हाथ ठंडा होता है, मतलब हम नर्वस होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो सर हमको वो क्वेश्चन करने चाहिए पहले जिनमें जो हमारा कोर एरिया है, जो हम मतलब नींद में भी सही करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। जैसे सर इंग्लिश में मैं आरसी बाद में करता था क्योंकि वो लेंदी होता है, और मैं मिसलेनियस टॉपिक पहले करके रख देता था। रीजनिंग में भी मेरा यही था कि मैं मिसलेनियस जो है वो अगर मैं 7 से 8 मिनट में या 6 से 7 मिनट में बना लेता हूँ तो मैं 13-14 मिनट पजल को दे पाऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस में मेरी अच्छी कमांड थी और पजल में थोड़ा सा टाइम लगता था। अगर मैंने पजल शुरू में कर ली और कोई एक पजल फंस गई कहीं पे और मैंने उसमें 4 या 3 मिनट भी दे दिए तो वो सर मेरा मॉरल भी डाउन करेगी, मेरा टाइम भी खाएगी, मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। और मैथमेटिक्स में भी यही था कि छोटे क्वेश्चंस पहले, बड़े क्वेश्चंस बाद में, क्योंकि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे सर एक एक सेकंड का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है।
तो बेसिकली यही कि जो भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी अपनी स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से एस्पिरेंट को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यस सर। ओके, तो अभी आपके पूरे जर्नी के बारे में तो हमने जान लिया है। नीतीश सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपके प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या फिर डिमोटिवेशन सा लग रहा हो? आपने कोई एक टॉपिक उठा लिया, समझ में नहीं आ रहा, फिर मन कर रहा हो कि नहीं अभी सब प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं? क्या ऐसी कभी फेज आई थी आपके प्रिपरेशन के टाइम पे? यस सर, आई है, इवन तो मल्टीपल टाइम्स आई है। यस, तो फिर वहां लेकिन से आपने बाउंस सर बैक कैसे किया? सर सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं सर। सर मेरे पापा फार्मर है, और सर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो सर उनकी कंडीशन सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ही पास है। और सर अगर मैंने कोई गोल सेलेक्ट किया है और सर मैं डर के चला जाऊंगा या नर्वस होकर चला जाऊंगा, ये सोचूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर और कौन करेगा? क्योंकि सर जिसका सिलेक्शन होता है वो भी तो कोई एस्पायरेंट ही होता है। तो सर उनमें हमारे में क्या डिफरेंस है? सर बीच में बहुत फील होता था कि शायद छोड़ दूं या कोई और एग्जाम ट्राई करूं, लेकिन फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और लोगों से बात करके ये फील होता था कि नहीं, आप बस करते रहिए, सेल्फ बिलीव रखिए, आज नहीं तो कल आपका नंबर आएगा ही आएगा। आपका हार्डवर्क ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने से ऑनेस्टी रखेंगे तो भगवान भी हेल्प करता है और आपका टाइम भी जल्दी आ जाता है। Exactly. तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपकी जर्नी रही है और आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को टैकल कर लिया है। तो अभी एक मेरा सवाल ये है कि मतलब रिजल्ट आने के, मतलब आपने जैसे बताया कि रिजल्ट सुबह सुबह आया था और आप सो रहे थे, तो रिजल्ट आने से पहले आप एस्पिरेंट ही थे, रिजल्ट आने के बाद आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन गए, तो फिर ये एस्पिरेंट से अचानक जो शिफ्ट हुआ सक्सेसफुल कैंडिडेट में, तो ये फीलिंग अभी कैसा है, ये जरा आपसे जानना है। सर ये फीलिंग एकदम सर अलग है, हटके है सर, मतलब सर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अब थोड़ा अलग फील होता है। अलग इन द सेंस कि सर अब लोग मतलब बात करना चाहते हैं, मतलब अब सर कोई ये टॉन्ट नहीं करता है या कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है या इनके पास मतलब कोई अचीवमेंट अपनी नहीं है। और सर इसका कोई घमंड नहीं है, लेकिन सर अपने पीछे एक बैकअप है, ये कॉन्फिडेंस देता है, मॉरल बूस्ट करता है कि हाँ मैंने अगर एक एग्जाम क्रैक किया है तो मैं दूसरा भी कर लूंगा। और सर इससे मल्टीपल एग्जाम्स पास होने में भी हेल्प मिलेगी। आई होप सो ऐसा ही हो। तो मतलब जो अभी आपने सक्सेस अचीव किया है, जो अभी आपने मकाम हासिल किया है, तो इससे डेफिनेटली आपको आगे के एग्जामिनेशंस क्रैक करने के लिए मोटिवेशन तो मिलेगा ही। तो आपके Yes. फ्यूचर के प्लान्स क्या है? अभी आप आगे और भी एग्जामिनेशंस देने का सोच रहे हो या फिर आपकी कोई ऐसी ड्रीम पोस्ट है कि हाँ मुझे कुछ भी हो जाए इस पोस्ट पे जाना ही है? सर स्काई इज द लिमिट, सर जहां तक जाए। मुझे तो सर चेयरमैन भी बना दे किसी बैंक का, आई विल बी हैप्पी इन इट। डेफिनेटली, एक्चुअली जितनी मेहनत हम करेंगे उतने मकाम तक हम पहुंचते रहेंगे। तो Yes. आपके फ्यूचर की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। बट उससे पहले यहाँ पर अभी क्या है ना कि अभी आपने जो पड़ाव हासिल कर लिया, जो मकाम हासिल कर लिया है, वहां पर पहुंचने का बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आप देखते हैं। तो आप उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो भी कि मतलब क्या करे, कौन सी चीजों को फॉलो करे ताकि उन्होंने जो सपना देखा है वो भी रियलिटी में? सर मैंने कहीं एक लाइंस पढ़ी है, मैं वो लाइंस बोलना चाहूंगा। सर वो लाइंस मैंने ये पढ़ी थी कि आप ये सोचो कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो उस दिन आपके पापा का क्या रिएक्शन होगा। आप ये सोचो कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो उस दिन आपकी माँ का क्या रिएक्शन होगा। आपके पापा कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके आंसू बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। आपकी माँ आपको गले लगा के माथा चूम लेती है और पूरे मोहल्ले में घूम घूम के बोलती है कि मेरा बेटा या बेटी सेलेक्ट हो गए हैं। सर फेल होने के लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन पास होने का बस एक है, और वो है हार्डवर्क। सर अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट हैं और हम पूरी ऑनेस्टी से सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है, सही डायरेक्शन में अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सर उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और सर अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो सर उनको लोगों से बात करनी चाहिए जो सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो सिलेक्टेड है उनको भी यही लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा।
और सर अपने पेरेंट्स का एक बार मुंह देख लेना चाहिए कि उनकी हैप्पीनेस कितनी होगी जब वो ये सुनेंगे कि उनका जो बेटा या बेटी वो सेलेक्ट हो गए हैं सर। पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन शायद ही कोई। बढ़िया बढ़िया। ओके, तो आपका ये जो सक्सेस का जर्नी रहा है, क्या इस जर्नी में टेक्स्ट बुक का किसी भी तरीके से रोल रहा है? टेक्स्ट बुक की इनडायरेक्ट या डायरेक्टली आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? सर आपके वीडियोस, उसके बाद सर टेक्स्ट बुक के मॉक्स। सर टेक्स्ट बुक का मॉक मैंने जब परचेज किया तो सर मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, है ना, एग्जाम लेवल नहीं है, ऐसा नहीं है, टफ नहीं है। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि टेक्स्ट बुक का एक फ्री मॉक दे के देख लिया। फ्री मॉक देने से मुझे आइडिया लग गया कि इसका क्या लेवल है। और सर कोई भी एस्पायरेंट हो उसको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, जिसका भी वो एग्जाम दे रहा है, कि उस एग्जाम का लेवल क्या है। सर जब हमको एग्जाम लेवल पता होता है तो सर हम मतलब सिलेक्टिव ज्यादा अच्छे से हो पाते हैं। हमको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, कौन से हमारे लिए नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सर जब मैंने मैच किया तो मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक, हाँ ये सही चीज है, ये एग्जाम लेवल है। मुझे जब लोग बोलते थे कि इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है प्रीलिम्स के, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था कि आप जब क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप आरबीआई ग्रेड बी का क्यों मांग रहे हो। और सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसमें मतलब कोई झूठ नहीं है कि जब मैं आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहा था, मैंने 95 अटेम्प्ट लिए थे और मुझे लग रहा था कि मैं टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहा हूँ बैठ के, एक एक सवाल एकदम एग्जाम लेवल। और सर इसी से मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी। और सर जितने नंबर आते थे मेरे टेक्स्ट बुक में उससे +5 ही आए। कहने का मतलब यही है कि सर टेक्स्ट बुक एकदम एग्जाम लेवल है। टेक्स्ट बुक एक तरह से मेरा पार्टनर था सिलेक्शन में। अगर मैंने कहीं से पढ़ाई की है तो उसके लिए मॉक देना भी तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक के कोई सिलेक्शन ले ले ये बहुत रेयर है, क्योंकि सर हम जितने मॉक्स देते हैं हम उतने टाइम बाउंड तरीके में क्वेश्चन करना सीखते हैं। हम उसको में एनालिसिस करते हैं कि हमारा वीक एरिया कहाँ पे है। मॉक देना और उसको एनालाइज करना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो सर टेक्स्ट बुक इसके लिए सर मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। बढ़िया। अभी आपने बोलते बोलते एक चीज कही कि मॉक देना और उसका एनालिसिस करना उतना इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे आपसे अभी यही जानना है कि आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया? सर मॉक टेस्ट, जैसे मैंने कोई मॉक टेस्ट दे लिया उसके बाद फिर सर उसको भी मैंने 2-3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसमें सर सबसे पहला पार्ट तो ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो या तो मैंने पढ़े ही नहीं है ऐसा चैप्टर, या तो जिसका मुझे आइडिया ही नहीं है, वो अलग कर लिया मैंने। दूसरा वो आता है जहां पे मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए थे लेकिन वहां पे कटे हैं, या वो क्वेश्चन गलत हुआ है जो मैंने अटेम्प्ट किया है, तो सर मैं वहां पे उस क्वेश्चन को एक जगह नोट डाउन कर लेता था कि हाँ मेरा ये स्टेप गलत हुआ है और इस स्टेप पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और सर फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पार्शियली रॉन्ग हो जाते हैं, तो उन पार्शियली रॉन्ग क्वेश्चंस में क्या गलती होगी। और सर साथ में टाइमिंग में मैच करता था, जैसे मेरा टाइम जो है, टॉपर का टाइम जो है, और मॉक में एनालिसिस सर परसेंटाइल पे भी होता है कि मेरी परसेंटाइल कितनी है, मैं कितनी जनता से आगे हूँ या पीछे हूँ। सर मॉक में बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, अपनी सारी कमियां मॉक में देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स की यही स्पेशलिटी है कि वहां वो आपको वीक एरिया, आपका जो मॉडरेट एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया, ये सब बताता है और रैंक भी देता है। तो सर बहुत अच्छा इसका एक तरह से रिजल्ट मिलता है, बेनिफिट बहुत है सर। तो बहुत बढ़िया नीतीश जी, आपने अभी आपकी जो जर्नी शेयर की है, डेफिनेटली इससे जो एस्पिरेंट्स इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो इंस्पिरेशन मिलेगा ही मिलेगा, और जो एस्पिरेंट कहीं ना कहीं फंस रहे थे उनको एक अच्छी दिशा भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर ज्वाइन होकर अपने व्यूज और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, एंड आपके फ्यूचर के लिए मेरी और हमारी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।